वेलकम एवरीवन टू नॉलेज एक्वायर क्लासेस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं बायोलॉजी के चैप्टर 3 को पढ़ने, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया था, आज तीसरे चैप्टर की बारी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नेम है क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। टॉपिक्स हम लोग इसमें कौन कौन से कवर करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। ठीक है। इसके बाद नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Reproduction is the biological process by which existing organism give birth to new individuals, offspring of a similar kind. अगर हम कहें रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स को बर्थ या फिर हम कहें जन्म देते हैं ऑफ सिमिलर काइंड। पर्पस, व्हाई इज इट नेसेसरी? अनलाइक डाइजेशन और रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन को अगर हटा दे तो वो तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू कीप एन इंडिविजुअल अलाइव। बट इसकी जरूरत तब ज्यादा होती है जब स्पीशीज के सर्वाइवल पे बात आ जाती है, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के स्पीशीज वुड गो एक्सटिंक्ट, यानी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हर स्पीशीज चाहती है कि उनकी रेस या उनकी स्पीशीज इस नेचर पे डोमिनेट करती रहे या आगे बढ़ती रहे। विदाउट रिप्रोडक्शन अ स्पीशीज वुड इवेंचुअली गो एक्सटिंक्ट। यही बात यहाँ पर मेंशन है, मैं फिर से बताता हूँ। अनलाइक डाइजेशन और रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू कीप एन इंडिविजुअल अलाइव. However, it is strictly required for the survival of the species. Without reproduction, a species would eventually go extinct, यानी खत्म होने का खतरा होता है। आगे बढ़ते हैं। What is DNA? DNA क्या होता है? इस चैप्टर में DNA की क्या इंपॉर्टेंस है? टू एक्सप्लेन दिस इजिली, इमेजिन डीएनए। हम डीएनए को एक इंस्ट्रक्शन या मैनुअल या ब्लूप्रिंट, जैसे हम कोई भी मशीन या कोई भी नया इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीद के लाते हैं तो उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है और एक ब्लूप्रिंट होता है, उसके अंदर उसका पूरा स्पेसिफिकेशन मेंटेन होता है। तो वैसे ही डीएनए हमारी बॉडी के लिए है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। Full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Where is it? It is found inside the nucleus of a cell. Cell के न्यूक्लियस में इसकी लोकेशन छुपी होती है। And what does it do? Just like a blueprint tells a builder how to make a house. जैसे एक blueprint के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं एक बिल्डर के लिए कि उसको घर कैसे बनाना है, तो वैसे ही डीएनए टेल्स द सेल हाउ टू मेक द ऑर्गेनिज्म, यानी डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा। इससे ही सब कुछ डिसाइड होता है, सारे फैक्टर्स लाइक हमारी हाइट, हमारा आई का कलर, बॉडी शेप, सब इसी पर डिपेंड और रिलाई करता है। इसीलिए सबको पता होगा कि हर चाइल्ड अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है, यानी उनके डीएनए से ही वो बना है। डीएनए की बात करें मतलब उसका खुद के अपने कुछ, और जो हाइट वेट बॉडी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आया, वो डीएनए के अंदर से आता है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। डीएनए का रोल क्या होता है? सबसे पहले कॉपी। द फर्स्ट स्टेप बिफोर अ पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस, दे मस्ट मेक अ कॉपी ऑफ देयर डीएनए। कोई भी पेरेंट रिप्रोड्यूस करने से पहले अपनी डीएनए की कॉपी बनाता है। पासिंग इट ऑन, वन कॉपी स्टेज विद द पेरेंट एंड अदर कॉपी इज सेंट टू द न्यू ऑफस्प्रिंग। एक कॉपी जो पेरेंट के पास रहती है और अदर कॉपी नए ऑफस्प्रिंग के पास चली जाती है, यानी नया ऑफस्प्रिंग जो नया इंडिविजुअल हमारे सामने आया है। Why copy? There is need of copy? The new individual need its own instruction to grow and function correctly. यानी एक रिमोट तो नहीं है कि जिससे हम किसी नए इंडिविजुअल को चला सके। तो इसकी नीड क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिस पर वो ग्रो करता है और फंक्शन करता है करेक्टली। जैसे सभी बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी सेम कॉपी नहीं होते। इसके बाद डीएनए एंड वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? समटाइम्स व्हेन द डीएनए इज बीइंग कॉपीड, स्मॉल मिस्टेक्स और एरर हैपन एंड दीस एरर चेंजेस द इंस्ट्रक्शन स्लाइटली। यही जो एरर और चेंजेस होते हैं इसी को हम बोलते हैं क्या? वेरिएशन। अगर एक बार फिर से बात करें वेरिएशन होता क्या है, तो वेरिएशन मींस द स्मॉल डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, लाइक हाउ ऑल ह्यूमंस लुक डिफरेंट। वेरिएशन जैसे एक बॉलर बॉलिंग करते टाइम अलग अलग वेरिएशन से बॉलिंग डालता है ना, कभी स्लोअर कभी फास्ट कभी यॉर्कर, तो हम वही कहें वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं जो पाए जाते हैं सभी स्पीशीज के अंदर। जैसे हम इंसान सब अलग तरह से दिखते हैं, सबकी अपनी अलग आवाज है, सबका अपना अलग स्ट्रक्चर है। व्हाट डज इट, इसका रोल क्या होता है, इसका काम क्या होता है? हेल्प्स इन सर्वाइवल। इसका मेन पॉइंट यही है। व्हेन डीएनए इज कॉपीड, स्मॉल एरर हैपेंस लीडिंग टू वेरिएशन। ये वेरिएशन जरूरी भी होते हैं,
These variation are very useful because they increase the chance of survival. अगर ये वेरिएशन नहीं होंगे तो जो चांस है सर्वाइवल के स्पीशीज का वो खत्म हो जाएगा. एग्जाम्पल, इफ द एनवायरमेंट सडनली चेंजेस, हम मान लेते हैं कि अगर हमारे एनवायरमेंट में सडन कोई चेंज आता है अचानक से एंड इट गेट्स वेरी हॉट, अगर वो बहुत गर्म हो गया, तापमान बढ़ गया, तो ऑर्गेनिज्म विद अ स्पेसिफिक वेरिएशन, जो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक वेरिएशन है, लाइक हीट रेजिस्टेंस, जो हीट को बेयर कर सकते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, एंड वाइल द अदर्स माइट डाई. तो अगर ये वेरिएशन यहाँ पर नहीं होता तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती. तो जो जिन्होंने हीट को बेयर किया वो सर्वाइव कर गए, बाकी मर गए. तो विदाउट वेरिएशन द एंटायर स्पीशीज कुड बी वाइप्ड आउट. तो अब हमें समझ आ गया होगा कि वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वेरिएशन की नीड क्या होती है. अब यहाँ से चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. इंट्रोडक्शन टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सेक्सुअल क्या होता है, जहां पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, और इसी से वेरिएशंस भी आते हैं विच हेल्प्स इन सर्वाइवल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसका की पॉइंट है कि वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है. देयर इज नो जाइमेट्स या सेक्स सेल्स इन्वॉल्व. यहाँ पर कोई जाइमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो नई स्पीशीज आ जाती है. लेकिन असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है. असेक्सुअल मींस requiring only one parents and sexual means requires two parents. Then अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्टिंग करें तो सबसे पहला उसका पार्ट होता है फिजन. फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, यानी कुछ हिस्सों में टूट जाना. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. तो इसमें भी दो ब्रांचेस हैं इसकी, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन. जैसा इसका नेम है वैसे ही हमें पता चल गया होगा. द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑफस्प्रिंग. जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है दो नए ऑफस्प्रिंग यानी दो हिस्सों में टूट जाता है. फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड देन द बॉडी डिवाइड. इसका और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है कि बाइनरी फिजन के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर बॉडी सेपरेट डिवाइड होती है. जैसे एक एग्जांपल हमने अमीबा, बहुत बार इसको सुना होगा, पढ़ा होगा. दूसरा है मल्टीपल फिजन. द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल एट द सेम टाइम. इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो नहीं, दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. एंड दिस ऑफन हैपेंस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वेयर द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव वॉल कॉल्ड अ सिस्ट. ये एक अनफेवरेबल कंडीशन में होता है जब ऑर्गेनिज्म खुद के बाहर एक प्रोटेक्टिव वॉल को क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम साइस्ट बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं. इनसाइड द साइस्ट द न्यूक्लियस डिवाइड मैनी टाइम्स. यहाँ पर जो फिजन हो रहा है वो दो पार्ट में नहीं, बहुत सारे पार्ट्स में होता है. जैसे इसका एग्जांपल है प्लास्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट. अब इसके एक बार हम लोग डायग्राम्स देख लेते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा. ये बाइनरी फिजन का एग्जांपल है जहां पर एक पेरेंट सेल जो था एक पेरेंट सेल जो था उसने क्या किया, डीएनए का रेप्लिकेशन किया और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है. और ये था मल्टीपल फिजन का एग्जांपल. यहाँ पे हमें जो ये आउटर लेयर दिख रही है इसी को हमने सिस्ट बोला, और मल्टीपल डॉटर सेल्स क्रिएट हुए. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मैंने क्या बोला था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फिजन को देखा. फिजन मतलब होता है स्प्लिटिंग. दूसरा था बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन. बडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक जगह से ऑन द पेरेंट्स बॉडी. तो सबसे पहले बडिंग को देख लेते हैं. एक अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन. यानी स्मॉल आउटग्रोथ होती है बड की, डेवलप होती है पेरेंट की बॉडी पे ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन. एंड दिस बड ग्रोस एंड मेच्योर्स व्हाइल रिमेनिंग अटैच्ड टू द पेरेंट. ये बड तब तक ग्रो होती है और मैच्योर होती है पेरेंट से जुड़े हुए, और जब ये फुली मैच्योर हो जाती है, वंस फुली मैच्योर द बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट. डिटैच होने के बाद एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती है. थर्ड है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, दिस मेथड इज सीन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी डिजाइन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जो पेरेंट बॉडी होती है वो ब्रेक होती है दो फ्रेगमेंट यानी दो पीसेस में अपॉन मैच्योरेशन. इसमें क्या था कि जो बड है वो किसी प्लांट पे तब तक लगी रहेगी या फिर किसी उस बॉडी पार्ट पे जब तक वो मैच्योर नहीं, और एक बार मैच्योर होने के बाद वो वहां से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है. एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट की बॉडी होती है सिंपली ब्रेक्स अपार्ट और स्प्लिट इनटू टू फ्रेगमेंट, दो हिस्सों में टूट जाती है. ईच फ्रेगमेंट देन ग्रोज इनटू अ कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल. नोट क्या है इसका कि दिस मोस्टली टेक प्लेस इन प्लांट, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग रीजनरेशन पढ़ने वाले हैं, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन काफी हद तक सिमिलर होते हैं. एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा. अब ये बडिंग एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक बड डेवलप हुआ और जैसे ये बड डेवलप हो जाएगा ये एक नया प्लांट बन जाएगा.
फिर फ्रेगमेंटेशन की बात करें, ये फ्लैटफॉर्म है। क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन में अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और जहां से ये डिवाइड हुए उसने जो पार्ट इसके पास मिसिंग था उसी को इसने ग्रो किया। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन इज स्लाइटली डिफरेंट, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है, काफी हद तक ये फ्रेगमेंटेशन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो रीग्रो कर सकता है अपने बॉडी पार्ट्स जो उसके पास नहीं होते हैं। इफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज एक्सीडेंटली कट और ब्रोकन इनटू पीसेस, वो किसी कंडीशन से कट जाता है या ब्रोक हो जाता है पीसेस में, ईच पीस कैन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और वही एक पीस एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। द ऑर्गेनिज्म रीग्रोज द मिसिंग पार्ट, इसमें ऑर्गेनिज्म मिसिंग पार्ट को भी रीग्रो करता है एंड बिकम होल अगेन। दिस मोस्टली टेक प्लेस इन एनिमल्स। फ्रेगमेंटेशन की बात करिए, वो ज्यादातर हम लोग का प्लांट्स में होता है और ज्यादातर एनिमल्स में होता है। एग्जाम्पल प्लेनरी। और पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन। ये कॉमन मेथड होता है फंगस में। स्ट्रक्चर क्या है इसका, द प्लांट हैज अ बॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। इसमें बॉब छोटे छोटे बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसे स्पोरेंजियम बोलते हैं। विच एक्ट एज अ स्टोरेज सैक फॉर स्पोर्स। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे वही स्पोर्स या दाने हम जिन्हें बोल रहे हैं। इसका प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस स्पोरेंजियम जो होता है यानी बड़ा सा लार्ज ब्लॉब बॉल बस्ट फटता है और रिलीज करता है छोटे छोटे स्पोर्स को हवा के अंदर, वही छोटे छोटे दाने हम बोले ग्रेन्स। These spores are covered by thick walls that help them in unfavorable condition. इनके बाहर thick walls होती हैं जो इनको इनके के जरूरत के कंडीशन जब नहीं मिलते हैं तब तक उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जैसे एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस। एंड व्हेन दे फाइंड अ मॉइस्ट सरफेस, जब इनको कोई नमी नमी मतलब जहां पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वहां इनको मिल जाता है, तो दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। वहां पर ये जर्मिनेशन करते हैं और फिर से एक नया प्लांट बनकर सामने आते हैं। ये है स्पोर फॉर्मेशन की साइकिल। यहाँ पे उल्टा हो गया, रीजनरेशन नीचे आ गया, स्पोर फॉर्मेशन ऊपर। तो यहाँ पर मैच्योर स्पोरेंजियम है, ये बस्ट हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स रिलीज हुए, और जब इसको जैसे ब्रेड माउल्ड हम बोलते हैं, एक ब्रेड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिला, तो ये नए क्या बन गए, प्लांट्स बन गए। और यही जहाँ पर क्या है, रीजनरेशन का प्रोसेस है। रीजनरेशन में एक इनिशियल कट आता है, और जो जो बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे वहीं पर क्या होता है, डे 7 के साइकिल में ये दो नए इंडिविजुअल्स बन के सामने आ जाते हैं। यानी इसके पास हेड मिसिंग था, इसके पास इसकी टेल मिस थी, तो दोनों ने अपने उस पार्ट को ग्रो किया, रीग्रो किया जो उनके पास नहीं था, और फिर ये एक नया दो नए इंडिविजुअल्स बन गए, यानी ये अलग और वो अलग। ये रीजनरेशन था। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, दिस मेथड इज स्पेसिफिक टू प्लांट। दोनों ही मेथड प्लांट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में न्यू प्लांट आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम, यानी हम कहते हैं कि सीड के अलावा जितने भी तरीके होते हैं ग्रो करने के, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो स्टेम से हो, रूट से हो, चाहे लीफ से हो। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे स्टेम पोटैटो, न्यू प्लांट्स ग्रो। अगर हमने देखा होगा कि घर में आलू वगैरह रखे होते हैं तो कई बार उनमें छोटी छोटी आंखें जैसे दिखने लगती हैं, वही तो जो नए प्लांट होते हैं वो वहीं से ग्रो करते हैं। लीफ की बात करें, ब्रायोफाइलम नाम की एक लीफ होती है, प्लांट होता है जिसके बट्स में क्या होता है, नॉचेस, यानी छोटे छोटे लीफ जैसे मार्जिन ही लीफ निकल आते हैं, और फिर बाद में वही गिर कर उससे डिटैच होकर नए प्लांट बन जाते हैं। रूट में बात करें तो ग्रास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद टिश्यू कल्चर की तरफ चलते हैं। दिस इज अ मॉडर्न आर्टिफिशियल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें प्रोसेस क्या होता है, सेल्स और टिश्यू सैंपल्स आर स्क्रैप्ड फ्रॉम द टिप ऑफ अ पेरेंट प्लांट। यानी पहला इसका क्या होता है, इसको आर्टिफिशियल मेथड है, इसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। दीज सैंपल्स क्या करते हैं, हम सैंपल्स को लेते हैं पेरेंट प्लांट के टिप से, एंड दीज सैंपल्स आर प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। जहां पर हम उसको एक आर्टिफिशियल नेचर प्रोवाइड करते हैं और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना जिसके बेसिस पर वो ग्रो करता है। देन सेल्स डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स डिवाइड होते हैं और विच देन डेवलप इनटू टाइनी प्लांटलेट, छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं। दीज प्लांटलेट और सैपलिंग, सैपलिंग तो नहीं प्लांटलेट ही बोलते हैं, आर देन प्लांटेड इनटू सॉइल, और फिर यही छोटे छोटे प्लांटलेट्स को सॉइल में प्लांट किया जाता है टू ग्रो। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका ज्यादातर फायदा है कि इससे हम डिजीज फ्री प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, जो लैब में प्रिपेयर, क्योंकि इनके अंदर कोई डिजीज होने का चांस ही नहीं, क्योंकि हमने बेस्ट पार्ट को इंक्लूड किया और सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस को प्रोवाइड किया। तो अब तक हम लोगों ने बडिंग देख लिया, जिसमें हमने फिजन, बडिंग नहीं फिजन की बात की सबसे पहले, जो अमीबा के अंदर था जहाँ पे स्प्लिट होते हैं। फिर हमने बडिंग देखा, फिर इसके बाद हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन देखा, फिर रीजनरेशन देखा, उसके बाद फिर स्पोर फॉर्मेशन देखा, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो ये 7 थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स।
अब इसके बाद चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। उससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, जैसे हमने एक देखा होगा ना कि सुना भी होगा बचपन में कि गुलाब की स्टिक को या स्टेम को काट के किसी दूसरी जगह पर लगा दो तो उससे एक नया रोज का प्लांट ग्रो हो जाता है गुलाब की। तो यहाँ पर ये 2-3 एग्जांपल्स मेंशन है। एक है यहाँ पर वाटर में आर्टिफिशियल कटिंग करना रोज की, आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग करना एक फ्रूट ट्री की, और ये है टिश्यू कल्चर जिसको हम लोग माइक्रोपेगेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या किया, हमने लीफ को लिया, इसमें स्मार्ट एक्सप्लांट है, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर कैलस का फॉर्मेशन, कैलस मतलब नए सेल्स ग्रो हुए, फिर इसके बाद जो नए प्लांट आते हैं उसको हम लोगों ने क्या किया, नई मिट्टी में या फिर किसी दूसरी जगह पर प्लांट किया जिससे वो ग्रो हो जाता है एक नए प्लांट के फॉर्म में। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है और फ्लावर में भी होता है। तो सबसे पहले फ्लावर को कवर करेंगे। दिस इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड रिक्वायर्स टू पेरेंट मेल एंड फीमेल पार्ट। इट हैपेंस इन एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है, बाकी जहाँ पे फ्लावर प्लांट नहीं होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते ही नहीं है तो वहां पर ये नहीं होगा। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं फ्लावर का कि फ्लावर में क्या क्या होता है। पेटल एंड सेपल। पेटल्स होते हैं जो हमें सुंदर सुंदर पंखुड़ियां दिखती हैं फ्लावर की, उन्हें हम पेटल बोलते हैं। और सेपल क्या होता है, जो हार्ड ग्रीन पार्ट होता है जो एक फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है नीचे से क्या, जब उसके पेटल्स अंदर होते हैं तो उसको एक बाहर से कवरिंग देना और उसको प्रोटेक्ट करना डेंजर से। तो ये दोनों फ्लावर में प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों का ही काम होता है। और पेटल्स का मेन फंक्शन होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। और पेटल्स में स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, स्वीट स्मेल होती है और कलरफुल होते हैं। स्टेमन की बात करें, स्टेमन मेल पार्ट होता है फ्लावर का, मेड ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। इसमें दो पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, फिलामेंट और एंथर। इसको हम अभी डायग्राम में आगे देख लेंगे। फिर फीमेल पार्ट की बात करें जिसे हम लोग पिस्टल या कार्पेल भी बोलते हैं। मेल, इसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डायग्राम से बेहतर समझ आएगा तो हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये सेपल्स थे जो मैंने बताया था, हार्ड ग्रीन कवरिंग होती है। फिर ये सुंदर और कलरफुल पेटल्स होते हैं जिनकी कई बार अपनी स्वीट स्मेल होती है, नहीं भी होती है, लेकिन उनका कलर जो मेन की पॉइंट होता है, एक मेन फीचर होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। फिर मेल पार्ट की तरफ चलें तो इसको स्टेमन बोला। ये क्या है, एंथर। ये येलो येलो पार्ट हमें दिख रहा होगा और ये होता है फिलामेंट जिससे ये एंथर जुड़े होते हैं। इसके बाद ये इसका फीमेल पार्ट है जिसे हमने यहाँ पे पिस्टल बोला है। इसमें क्या है, स्टिग्मा जो ओपनिंग है। फिर ये स्टाइल, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। और ओवरी, ओवरी क्या है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा हिडन पार्ट होता है प्लांट के फ्लावर के अंदर, जो अंदर प्रेजेंट होता है। फिर यही एंथर से पॉलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। देन आगे चलें, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन कैन हैपन, पॉलन मस्ट मूव फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। यही मैंने फिर से बोला कि जब फर्टिलाइजेशन होने से पहले पॉलन ग्रेन्स या छोटे छोटे वो स्ट्रक्चर या बॉल जिन्हें बोलते हैं, वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट नहीं, फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर बोलना है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर क्या है, जो एंथर जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स थे एक फ्लावर के मेल पार्ट में। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा वो ओपनिंग है जहां से पॉलन ग्रेन्स अंदर एंटर करते हैं टू द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए, यानी एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसके फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं, वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलन ट्रैवल टू अ डिफरेंट फ्लावर कैरीड बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू पॉलन ट्रैवल करते हैं डिफरेंट फ्लावर तक, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे विंड, वाटर और इंसेक्ट लाइक बीज। विंड यानी हवा चलती है पानी से, और कई बार इंसेक्ट जब आते हैं फ्लावर के ऊपर, उनके माउथ में या पैरों में वो पॉलन ग्रेन्स फंस जाते हैं या चले जाते हैं, जब वो दूसरे फ्लावर तक जाते हैं तो वहां पर वो ट्रैवल कर जाते हैं। और एक और बात कि नेचर भी प्रेफर करती है क्रॉस पॉलिनेशन में, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा फायदा होता है, या हम कहें एक बेटर रिजल्ट या बेटर आउटकम निकल के आता है। वंस पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, द रियल प्रोसेस बिगिन। अब पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या था, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे परफॉर्म होता है, तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ। द पॉलन ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रोज अ लॉन्ग ट्यूब दैट ट्रेवल डाउन द स्टाइल टू रीच द ओवरी। स्टिग्मा से होते हुए नीचे जाते हैं, हमने बोला था स्टाइल से, जो लॉन्ग ट्यूब थी उसे हमने क्या बोला, स्टाइल। यहाँ पर मेंशन है स्टाइल टू रीच द ओवरी। अब फ्यूजन, द मेल जाइमेट ट्रेवल डाउन, ट्रेवल करके नीचे जाता है एंड फ्यूजेस विद द फीमेल जाइमेट इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फ्यूज किया, और यही होता है फर्टिलाइजेशन। एंड देन दिस फ्यूजन फॉर्म्स अ जाइगोट
विच विल इवेंचुअली बिकेम द बेबी प्लांट। यही बाद में एक बेबी प्लांट बनता है, जाइगोट ही डेवलप होकर एक बेबी प्लांट बनता है। देन आगे क्या होता है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, यानी हम कहें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था कि एक ही फ्लावर के एंथर जो थे या फिर हम कहें उसका मेल पार्ट फीमेल पार्ट से फ्यूज करता है। यहाँ पर जो एंथर थे वो पोलन ग्रेन्स यहाँ गए स्टिग्मा में और स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में जाके फ्यूजन किया। और ये क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पर एक बी का एग्जांपल है कि एक बी कैसे एंथर को कैरी कर रही है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक, एक फीमेल पार्ट तक। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देन आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है तो क्या फ्रूट बनता है, क्या सीड बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स एंड बिकम्स द एम्ब्रियो बेबी प्लांट एंड द ओव्यूल, जो ओव्यूल था वो सीड बनता है हार्ड होकर, और जो ओवरी थी स्वेल्स एंड राइप, राइप मतलब पक कर फ्रूट बन जाती है। फिर से एक बार देखते हैं, जो ओव्यूल होता है वो हार्ड होकर सीड बनता है और जो ओवरी होती है वो स्वेल्स यानी और राइप पक कर फ्रूट बन जाती है। और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के जैसे पेटल्स सेपल्स एक टाइम पर फॉल ऑफ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ये था 3D साइंटिफिक फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि कैसे सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ओवरी में ओव्यूल्स हैं, अब सीड्स डेवलप हो रहे हैं, सीड की कोटिंग, तो ये हार्ड ओव्यूल था जो सीड की हार्ड पार्ट बना, ये तो सीड की कोटिंग यहाँ पे मेंशन है। देन इसके बाद मैच्योर सीड, सीड कोर एंड राइप्ड फ्रूट वॉल। तो फ्रूट वॉल क्या होती है, जो पकी हुई वही ओवरी बनी थी, यानी ओवरी ही राइप होकर फ्रूट बन जाती है और जो ओव्यूल था वो हार्ड होकर सीड बन जाता है। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा बातें मेंशन हो गई हैं, उसको देखने की इतनी नीड है नहीं। जैसे मैच्योर सीड, सीड कोर, ये पता नहीं कैसे आ गया, मतलब देना तो नहीं था, शायद डायग्राम एक्सचेंज हो गया होगा। लेकिन हमें बस इतना देखना है कि यहाँ पे हमें इतनी बात समझ आएगी कि राइप फ्रूट बॉल जो ओवरी है वही फ्रूट बनेगी और जो ओव्यूल था वो सीड बनता है हार्ड होकर। इसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं एक बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल वो प्लांट होता है या वो फ्लावर होता है जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द सेम फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, कंटेन्स आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ऑल्सो नोन एज, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड रोज। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पपाया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर। पॉलिनेशन टाइप, अच्छा एक फ्लावर जब बाइसेक्सुअल है तो वो दोनों तरह के पॉलिनेशन कर सकता है, सेल्फ एंड क्रॉस। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जब एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है आइदर मेल और फीमेल तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन की ही नीड होती है क्योंकि वो खुद सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, बिकॉज पॉलन मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ मेल फ्लावर टू अ सेपरेट फीमेल फ्लावर। फर्टिलाइजेशन की बात करें, अगर यहाँ पे दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो फर्टिलाइजेशन ईजी बन जाता है क्योंकि बहुत पास है, क्लोज है। और इसमें डिपेंड करता है पॉलिनेशन, विंड, इंसेक्ट टू ब्रिंग पॉलन टू द फीमेल फ्लावर। एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। फ्रूट के फॉर्मेशन की, एवरी फ्लावर हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ फ्रूट। अगर हर फ्लावर पॉलिनेट हुआ है, फर्टिलाइज हुआ है, तो उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो फ्रूट बन सके। और यहाँ पर क्या है, ओनली द फीमेल फ्लावर, क्योंकि जब एंथर ट्रेवल करेंगे फीमेल फ्लावर तक तभी तो वो फ्रूट बनेगा। मेल फ्लावर तो यानी मेल फ्लावर हम बोले वो फ्लावर नहीं बनेगा जो सिर्फ मेल पार्ट को कंटेन करता था। बाइसेक्सुअल फ्लावर में हर फ्लावर, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल था उसके पास दोनों पार्ट थे मेल एंड फीमेल, तो हर फ्लावर के पास एक पार्ट था या फिर पोटेंशियल था कि वो फ्रूट बन सकता है। लेकिन यूनिसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस कर सकती हैं फ्रूट को, मेल फ्लावर डू नॉट। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारे सामने है वो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की अगर बात करें, प्यूबर्टी होता क्या है, प्यूबर्टी हम बोले पहले कि जो सेक्सुअल चेंजेस बॉडी में विजिबल होते हैं या दिखते हैं, प्यूबर्टी उस एज को बोलते हैं। यानी बिफोर रिप्रोडक्शन कैन हैपन द बॉडी मस्ट रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी, दिस फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अच्छा, क्या इसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि बॉयज में आवाज का भारी है, एक एज के बाद बॉयज की वॉइस थोड़ी सी डीप क्रैक होती है, फेशियल हेयर में ग्रोथ आती है, टेस्टीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। गर्ल्स में वही होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हिप्स का थोड़ा सा ब्रॉड होना और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। ओवरीज स्टार्ट कर देती हैं एक्स को रिलीज करना। ये होती है प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी में दोनों ही कैरेक्टर्स यानी दोनों ही जेंडर्स अपने अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को रीच करते हैं और उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो विजिबल होते हैं। प्यूबर्टी की बात हमने कर ली, फेशियल एंड बॉडी हेयर का ग्रो होना, मसल्स में ग्रोथ आना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रोथ, वॉइस का डीप होना, फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, बॉडी हेयर फीमेल्स में भी ग्रो होते हैं, हिप्स का वाइडन होना एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना।
अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। द मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर स्पर्म मेल जाइमेट्स टू द फीमेल बॉडी, हम कहें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम, बाहर होते हैं टू कीप टेम्परेचर, क्योंकि इनके बाहर होने की नीड क्या है, क्योंकि इनको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है टू द इनर बॉडी के कंपैरिजन में, बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इनको स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए स्लाइट लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है हमारे पास वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। वास्ट डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब होती है जो कैरी करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस। उसके बाद सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपने अपने फ्लूइड्स को ऐड करते हैं टू द स्पर्म टू मेक सीमेन, एंड दिस फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मेक्स ट्रांसपोर्ट इजियर। एक कॉमन डिफरेंस है कि सीमन और स्पर्म में, सीमन के अंदर स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर सीमन है। सीमन हम कहें एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग फ्लूइड ऐड होते हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड टू मेक ट्रांसपोर्ट इजियर। एंड यूरेथ्रा अ कॉमन पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म थ्रू द पेनिस, यानी हम बोले एक कॉमन पासेज होता है जहां से यूरिन और स्पर्म ट्रैवल करता है। एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद ये स्क्रोटम हमने देखा था, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर जहाँ पे टेस्टिस जो स्पर्म होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये था हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, फ्लूइड ऐड करता है टू मेक सीमेन, एंड सेमिनल वेसिकल ऐड फ्लूइड टू मेक सीमेन। दोनों ही यहाँ पे सेम दे दिया, और वास्ट डिफरेंस जो हमने जिस ट्यूब की बात करी थी। और यूरेथ्रा कॉमन पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। एक का काम यहाँ पे शायद गलत मेंशन हो गया कि अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो वजाइना के अंदर का नेचर होता है वो एसिडिक होता है। टू न्यूट्रलाइज द एसिड इट शुड बी बेसिक, यानी बेस अल्कलाइन नेचर का होना जरूरी होता है। इसीलिए ये डिफरेंट टाइप के ग्लैंड होते हैं, पहले इसको फ्लूइड देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, और इसके नेचर को थोड़ा सा अल्कलाइन बनाते हैं। आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो ओवरी प्रोड्यूस एग्स, ओवा, हम एग्स को ओवा भी बोल देते हैं, एंड हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वन एग, हर महीने ऑल्टरनेटली हर ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब, यानी वो पाथ जो ओवरी कनेक्ट द ओवरी टू द यूट्रस, जो ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस से, इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में कि वेयर फर्टिलाइजेशन हैपेंस, तो वो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फिर यूट्रस की बात करें, यूट्रस को वोम भी बोलते हैं, एक मस्कुलर बैग जहां पर बेबी डेवलप करता है, वो जगह जहां पर एक बेबी सारा न्यूट्रिशन लेके डेवलप होता है। फिर है कर्विक्स, सर्विक्स एंड वजाइना। वजाइना इज द पासेज फॉर स्पर्म एंट्री एंड ऑल्सो द बर्थ कैनाल। एक एंट्री है पासेज की जहां पे स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करेगा एंड लेड टू द बर्थ कैनाल। देन ये है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरीज थी हमारे सामने जहां पर एग प्रोड्यूस होता है। ये है फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। देन ये यूट्रस की लाइनिंग है जहां पे एक मस्कुलर, जिसे हम मस्कुलर बैग बोलेंगे, वेयर द बेबी डेवलप। एंड ये है सर्विक्स एंड वजाइना। द वजाइना इज द पासेज फॉर स्पर्म एंड एंट्री ऑल्सो द बर्थ कैनाल, जहां से बर्थ कैनाल में एंट्री होती है स्पर्म की। देन आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ रिप्रोडक्शन हैपेंस। इसका सबसे पहला पार्ट है फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग मीटिंग कॉपुलेशन स्पर्म आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना, स्पर्म वजाइना में एंटर करते हैं, दे स्विम अप थ्रू द यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब। स्विम करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गए। हमने अभी देखा कि फैलोपियन ट्यूब वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। इफ स्पर्म मीट्स एन एग, अगर वहां पे स्पर्म को एक मैच्योर एग मिलता है, दे फ्यूज टुगेदर, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट क्या होता है, एक सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट इज फॉर्म। फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है इम्प्लांटेशन। अब जब जाइगोट डिवाइड हो रहा है कंटिन्यूअस टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, यानी जब यही जाइगोट सेल डिवीजन के बाद, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन के बाद एक एम्ब्रियो बन गया है, तो एम्ब्रियो मूव्स डाउन यूट्रस के पास आता है एंड अटैच स्टिक कर लेता है टू द सॉफ्ट थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, और यहाँ से ही वो सारा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेगा बाद में। तो हमने बोला द प्रोसेस व्हेन embryo moves down to the uterus and attached itself to the soft thick lining of uterine wall, this process is called implantation। जब एक एम्ब्रियो नीचे जाता है, यूट्रस की लाइनिंग में स्टिक हो जाता है और वहां पर अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है, या फिर हम कहें उसके स्टिक होने के इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, कि इम्प्लांट हो जाना। देन आगे है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ओवरी ने एग को रिलीज किया, यहाँ पर ट्रैवल किया, यहाँ पर आकर क्या हुआ, स्पर्म फ्यूजन हुआ, कनेक्ट द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब ये एम्ब्रियो था यहाँ पर आकर स्टिक हुआ, इसी को हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या था
कि स्टेट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट साइकिल। यहाँ पे दोनों बातें मेंशन हो गई कि स्पर्म के अंदर जाना, उसके बाद एग का फर्टिलाइज होना, फिर जब एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना, उस जाइगोट का क्या एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर सेल्स के डिवाइड होने के बाद यहाँ आकर इम्प्लांट हो जाना। ये है हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। आगे चलते हैं स्टेप 3, डेवलपमेंट एंड द प्लेसेंटा। वंस इम्प्लांटेड, a special disc tissue structure develop between the embryo and the uterus wall called placenta। एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो, जिससे एक एम्ब्रियो जो होता है या फिर हम कहें जो हमारा स्मॉल बेबी है न्यूट्रिशन लेगा, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इट अलाउ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द बेबी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बेबीज ब्लड। यानी अगर हम बोले उस साइकिल में, उस टर्म पीरियड में, जब एक बेबी मदर के वोम में होता है तो उसको सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो उसका आंसर ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है, वही कॉर्ड सारा का सारा न्यूट्रिशन जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन डिलीवर करती है बेबी तक, और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं फ्रॉम द बेबीज ब्लड उसको डाल देती है, या फिर पोर करते हैं, हम कहें पोर तो नहीं करेंगे, बेबी के ब्लड से वापस ले आती है कहाँ, मदर के ब्लड में। एंड दिस टाइम पीरियड फॉर द बेबीज डेवलपमेंट अप्रॉक्स 9 मंथ इज कॉल्ड जेस्टेशन। और इस टाइम पीरियड को जब एक बेबी डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं जेस्टेशन। उसके बाद अगला प्रोसेस है बर्थ का। जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है, फीटस क्या होता है, 7 से 8 हफ्तों बाद जब यही एम्ब्रियो एक चाइल्ड सा दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फीटस। यही फीटस जब फुली डेवलप हो जाए, द मसल्स ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रिदम के साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पुशिंग द बेबी आउट थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल से बेबी को पुश करना, यही पूरा प्रोसेस कहलाता है बर्थ का। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, हमने देखा फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, देन इसके बाद डेवलपमेंट एंड बर्थ का प्रोसेस। ये एक डायग्राम है जहां पे हमने देखा यूट्रस है, फीटस है, फीटस की स्पेलिंग गलत हो गई है, FOE, देखो गलत लिख दिया, फीटस, प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट एक्सचेंज। इसके बाद ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसकी हमने बात करी थी, ठीक है। इसके बाद पार्टुरेशन, जिसे हम लेबर स्टेज भी बोलते हैं, बर्थ का प्रोसेस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेलिंग बेबी एंड एमनियोटिक सैक। एक फ्लूइड होता है जो बेबी के आसपास प्रेजेंट होता है, जो उसको शॉक से बचाता है, एंड डायलेटेड सर्विक्स एंड वजाइना, पासेज फॉर बर्थ। बर्थ के टाइम पर बेबी को पुश आउट करने के लिए हमने देखा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली, उसी को बोलते हैं बर्थ का प्रोसेस। आगे चलते हैं, व्हाट हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, टेक एंड डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट हैपन बोल दिया मैंने, डज नॉट टेक प्लेस भी बोल सकते हैं। सिंस द ओवरी release one egg every month, the uterus also prepare itself every month by making its lining thick। अगर हमने बोला था, हमने अभी डिस्कस किया था कि हर मंथ में जो ओवरीज होती हैं एक मेच्योर एग को रिलीज करती हैं। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ बाय मेकिंग इट्स लाइनिंग थिक एंड स्पॉन्जी टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। एंड इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day एंड द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नो लॉन्गर नीडेड। तो जो लाइनिंग थिक हुई थी उस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए, उसकी कोई नीड नहीं होती, सो इट ब्रेक डाउन एंड इट कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। और ये बॉडी या वजाइना से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन बोल रहे हैं कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यही जो लाइनिंग थिक हुई थी ये टूट जाती है एंड इट कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस एंड दिस साइकिल टेक प्लेस रफली। और हर महीने ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये साइकिल रुक जाती है एंड आफ्टर डिलीवरिंग द चाइल्ड या बेबी को डिलीवर करने के बाद ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाता है एज यूजुअल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को फिर से देखते हैं एक बार। इज द मंथली सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस दैट ऑकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेसिफिकली द यूट्रस एंड ओवरीज, टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। इसकी डेफिनेशन पे इसकी बात करें तो इट इज द रिदमिक साइकिल, एक रिदम वाली साइकिल है ऑफ रिप्रोडक्टिव चेंजेस इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ एन एग, जहाँ पे एक रिलीज होता है और यूट्राइन लाइनिंग थिक होती है, विच एंड्स इन ब्लीडिंग इफ फर्टिलाइज। वही ब्लीडिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ड्यूरेशन, इट टेक प्लेस रफली एवरी 20 days। एक रफ आइडिया है क्योंकि हर फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अलग अलग होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा भी होती है। मेनार्क और मीनोपॉज क्या होता है, द फर्स्ट यानी प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट ऑकरेंस, पहली बार इसका होना,
यही होता है मेनार्क, और मीनोपॉज द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंटली रुक जाना, यही होता है मीनोपॉज। जनरली ये हर फीमेल में अलग अलग हो सकता है, किसी में 45 साल, किसी में 50 साल, किसी में 55, यानी 45, 50, 55, वो डिपेंड करता है। डिफरेंस क्या होता है कि फीमेल्स में जो एक्स का नंबर होता है वो लिमिटेड होता है, यानी प्यूबर्टी की स्टार्टिंग से लेकर एक एज के बाद वो रुक जाता है, लेकिन मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन एक बार स्टार्ट होता है तो वो, हम कहें, एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक एक मेल सर्वाइव करता है। आगे चलते हैं, व्हाई डज इट हैपन। प्रिपरेशन, एवरी मंथ द ओवरी रिलीज वन एग एंड द यूट्रस प्रिपेयर, हमने अभी बात की कि फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए यूट्रस प्रिपेयर होती है बाय मेकिंग इट्स इनर लाइनिंग थिक एंड स्पॉन्जी, सप्लाई विद ब्लड, नो फर्टिलाइजेशन, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इट कैन नॉट इम्प्लांट, तो वो इम्प्लांट नहीं होगा, एंड ब्रेक डाउन, द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नो लॉन्गर नीडेड, सो इट ब्रेक डाउन एंड ब्लीडिंग, दिस ब्रोकन लाइनिंग along with the unfertilized eggs, उस unfertilized egg के साथ blood vessels comes out of the vagina as blood and mucus, this flow is called menstruation। हमने अभी डिस्कस किया फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें 1 से 5 दिन का समय लगता है। फिर दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, 6 से 13 दिन तक। फिर तीसरा होता है ओव्यूलेशन फेज, जो 14वें या 15वें दिन होता है। और फेज 4 जिसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, 15 से 28 दिन तक। उसके बाद फिर यही प्रोसेस रिपीट होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। अब आगे चलते हैं, इसको हमने सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश की कि ये क्या था। मेंसेस था डे 1 से 5, उसके बाद फॉलिकुलर फेज था, फिर यहाँ पे एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन के टाइम पे, फिर ल्यूटियल फेज, एंड इसके बाद फिर से वही टाइम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे फिर से साइकिल रिपीट होती रहती है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद एसटीडीज क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडीज आर डिसीजेस और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को कोई एसटीडी है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से उस एसटीडीज यानी उस डिजीज का ट्रांसफर होना टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दीज आर कॉल्ड एसटीडीज। they are caused by various microorganisms like bacteria and virus। अब एग्जांपल्स की बात करें, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसे होते हैं गोनोरिया एंड स्पाइल्स, यस यूजुअली विद एंटी ब्लॉक्स इनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे वॉट्स एंड एचआईवी एड्स, वॉट्स कैन बी ट्रीटेड बट एचआईवी एड हैज नो परमानेंट क्यूर yet। एचआईवी एड्स का अब तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सिम्टम्स की बात करें, इसके सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन पास करते टाइम बर्निंग यानी जलन का महसूस होना, इचिंग होना जेनिटल एरियाज में, और उसके साथ सोर्स और वॉट्स ना जेनिटल लीजन, हम कहें छाले या फिर एक अजीब सा फील आना अपने जेनिटल पार्ट्स में, ये से कुछ सिम्टम्स होते हैं। आगे चलते हैं, हाउ टू अवॉइड एसटीडीज प्रिवेंशन, यूज ऑफ बैरियर मेथड। अच्छा, बैरियर मेथड में सिर्फ हम अगर बात करें मेल और फीमेल, दीज एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, कॉन्डम्स का यूज, दे प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, सीमेन एंड वजाइनल फ्लूइड, इसको तो रोकते ही हैं बिटवीन पार्टनर, स्टॉपिंग द ट्रांसमिशन, और इससे बैक्टीरिया और वायरस के ट्रांसमिशन का, एसटीडीज को प्रिवेंट करने का ये बेस्ट मेथड भी कंसिडरेबल होता है। इसके साथ जो बाकी कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जैसे पिल्स का यूज करना, यूसीडी, ये स्टडी प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, एसटीडी को नहीं। जैसे हमने बोला कि हम अगर बैरियर मेथड का यूज करते हैं तो ये एसटीडी को भी अवॉइड करते हैं और मैक्सिमम केस में प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करते हैं। लेकिन जो बाकी कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, हम बोल सकते हैं जैसे ओरल पिल्स, कॉपर टी, यूसीडी, ये सिर्फ प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें कोई बैरियर इंक्लूड नहीं है जो एसटीडीज के ट्रांसफर को ना रोक सके। Avoiding multiple unknown partner, having sexual contact with multiple partner or strangers increase the risk of infection। Sticking to a known unaffected partner, बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स के कांटेक्ट में आने पर भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है एसटीडीज के ट्रांसफर का। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल्स, सम एसटीडीज लाइक एचआईवी एड्स एंड हेपेटाइटिस बी कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड। अगर किसी के ब्लड में ये सब वायरस या हम कहें ये एसटीडीज इंक्लूडेड है तो इसको खुद से या फिर किसी दूसरे से बचाने के लिए हम बोलें कि अगर किसी कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो ये दूसरे को ना हो जाए, तो उसके लिए हमें डिस्पोजेबल और स्टेरिलाइज्ड नीड यानी एक सिरिंज या नीडल का एक ही पर्सन पे यूज करना है। इसीलिए देखा होगा कि डॉक्टर्स के यहाँ जब विजिट करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक को रीयूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि किसी के डिजीज के होने का रिस्क दूसरे को बढ़ जाता है। इंश्योर दैट ब्लड इज टेस्टेड फॉर एचआईवी एंड अदर इन्फेक्शन बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अवॉइड शेयरिंग रेजर्स और टूथब्रशर विद इन्फेक्टेड पीपल। जिन लोगों को ये होता है तो उनके रेजर्स और टूथब्रशेस को भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि फिर वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आते ही
हमारे ब्लड के अंदर एंटर करते हैं और हमें भी वो बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ क्या जाता है, हो ही जाती है। हाइजीन एंड मेडिकल चेकअप, मेंटेनिंग प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अपने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखना। एंड इफ देयर इज एनी डाउट और सिम्टम, अगर किसी को कोई डाउट या सिम्टम लगता है तो वन शुड इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एवरी अर्ली डिटेक्शन ऑफन मेक बैक्टीरियल एसटीडीज क्यूरेबल, क्योंकि शुरुआत में अगर हम किसी डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरियल एसटीडीज की बात करें, तो उनको ठीक किया जा सकता है। एजुकेशन की बात करें, सेक्स एजुकेशन हेल्प रिमूव मिथ एंड मिसकंसेप्शन, सारे के सारे मिथ जितने भी होते हैं, अफवाहें होती है, और मिसकंसेप्शन को दूर करना, एनकरेजिंग सेफ बिहेवियर। और इसके बाद लास्ट था नोट ऑन एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस अटैक द बॉडी इम्यून सिस्टम, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है, मेकिंग इट वीक एंड इट कैन स्प्रेड वियर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड नीडल से, और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट कैन नॉट बी क्यूर्ड, ओनली मैनेज, इसका कोई क्योर नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं सही मेडिकेशंस के बाद। इस चैप्टर में इतना ही था, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को कवर कर लिया, अंदर कुछ रहा नहीं शायद। और मुझे एक डाउट आया कि मैंने शायद रीजनरेशन वाले पार्ट में सेम डायग्राम को इंक्लूड कर दिया, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, शायद मैंने फ्रेगमेंटेशन में पैरेंट प्लेटफॉर्म को इंक्लूड कर दिया, जहां पर फ्रेगमेंट्स की बात करनी थी। और नहीं, अलग अलग है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन अलग है। बाकी हम लोग इस चैप्टर का एवरी पार्ट कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए, उसके बाद हाउ टू अवॉइड एसटीडीज, एसटीडीज के बारे में जान लिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें हमने देखा फ्लावर में और ह्यूमंस के अंदर, दोनों के अंदर देख लिया, और साथ हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर के बाद हम लोग कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।